वेलकम मेडग्लैम खुशी। आज के इस खास क्लिनिकल एक्सप्लेनर में हम वाइटल साइंस असेसमेंट की बिल्कुल सटीक कार्यप्रणाली के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। हम देखने वाले हैं कि कैसे छोटे-छोटे शारीरिक संकेत पूरे स्वास्थ्य की कहानी खोलकर रख देते हैं। ये महज नंबर नहीं है, बल्कि सटीक रोगी देखभाल की पूरी नींव है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस क्लिनिकल सफर को शुरू करते हैं। आज के हमारे सफर के 4 मुख्य माइलस्टोन होने वाले हैं। पहला, तैयारी और दर्द का आंकलन। दूसरा, ऑक्सीजन और तापमान कैसे मापें। और फिर तीसरा, पल्स और श्वसन दर। आखिर में चौथा और सबसे अहम, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस में महारत हासिल करना। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं। भाग 1, तैयारी और दर्द का आकलन, यानी मरीज के कमरे में कदम रखते ही सबसे पहला और जरूरी एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, मरीज को छूने से पहले ही एक बहुत ही सॉलिड बेस लाइन तैयार करनी होती है। सबसे पहले तो अपने सारे उपकरण जैसे स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर एक जगह इकट्ठा कर लें। सही कहा। और इसके तुरंत बाद हाथों की अच्छी तरह से सफाई और जरूरत के हिसाब से पीपीई किट पहनना तो मस्ट है। लेकिन सबसे क्रिटिकल स्टेप है मरीज की पहचान पक्की करना। उनका नाम और जन्मतिथि पूछकर वेरीफाई करना ही इस सुरक्षित जांच की पहली शर्त है। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अब तैयारी तो हो गई, लेकिन शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम सवाल से। मरीज से 0 से 10 के स्केल पर दर्द के बारे में क्यों पूछा जाता है? क्या आपको पता है कि दर्द को अक्सर 5वां वाइटल साइन भी कहा जाता है? बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए मरीज को बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये दर्द बाकी सारे वाइटल साइंस की रीडिंग को पूरी तरह बिगाड़ कर रख सकता है। इसके चलते हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और सांस लेने की दर अपने आप बढ़ सकती है। इसीलिए एक्यूरेट पिक्चर पाने के लिए सबसे पहले दर्द का पता लगाना बिल्कुल क्रूशियल है। भाग 2, ऑक्सीजन और तापमान मापना। अब हम सब्जेक्टिव बातों से आगे बढ़कर सीधे ऑब्जेक्टिव शारीरिक मापन पर आते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन की। ये देखने में जितना आसान लगता है, असल में इसमें बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत होती है। जब हम पोर्टेबल प्रोब या मॉनिटर लगाते हैं तो उंगलियों पर खास ध्यान देना पड़ता है। एकदम सही। हमेशा वही नाखून चुनें जो थोड़े गर्म हो, गुलाबी दिखें और जहां ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट हो। अगर उंगलियां ठंडी हैं तो रीडिंग गलत आ सकती है। और हाँ, एक स्वस्थ इंसान का नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल हमेशा 95 से 100% के बीच ही होना चाहिए। अब तापमान पर आते हैं। इसे मापने का तरीका सीधे तौर पर हमारे नतीजों को बदल सकता है। इसे हम क्लिनिकल रूल ऑफ थंब कहते हैं, और ये बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए, अगर तापमान कान या मलाशय से मापा जा रहा है तो वो मुंह से लिए गए तापमान से आमतौर पर 1 डिग्री ज्यादा ही आएगा। इसके उलट अगर बगल या माथे से नाप रहे हैं तो वो 1 डिग्री कम आता है। इसी रूल के बेसिस पर ही हमारी बेसलाइन तय होती है। एक वयस्क का नॉर्मल ओरल एवरेज तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बुखार हम तब मानते हैं जब ये 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर जाए। और यहाँ एक जबरदस्त इनसाइडर टिप है। बुखार में अक्सर मरीज को बहुत पसीना आता है, जिससे स्किन का टेम्परेचर कम हो सकता है। तो ऐसे में टेम्पोरल प्रोब इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ माथे पर ही नहीं, बल्कि हेयरलाइन से होते हुए कान के ठीक पीछे तक स्कैन करना चाहिए। इससे एकदम परफेक्ट रीडिंग मिलती है। भाग 3, पल्स और श्वसन दर। ये इस पूरी क्लिनिकल जर्नी का वो सीक्रेट सीक्वेंस है जहां छूने से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, पल्स चेक करते वक्त सिर्फ धड़कनें गिनना ही काफी नहीं है। पल्स की ताकत या क्वालिटी समझना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 0 से 3+ तक का एक स्केल होता है, जहां 0 मतलब कुछ नहीं, 1+ कमजोर, 2+ नॉर्मल और 3+ मतलब बहुत तेज पल्स। और इसे चेक करने का सही तरीका क्या है? हमेशा कलाई की रेडियल धमनी पर पहली 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अंगूठे का इस्तेमाल करना। अंगूठे की अपनी खुद की एक पल्स होती है जो आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर सकती है, तो अंगूठा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नॉर्मली एक स्वस्थ वयस्क का हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट के बीच होना चाहिए। और इसे मापने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि अगर पल्स एकदम रेगुलर चल रही है तो बस 30 सेकंड तक गिनें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर पल्स में जरा सी भी गड़बड़ी या इरेगुलरिटी लगे तो बिना कोई रिस्क लिए पूरे 1 मिनट तक धड़कनें गिनना मस्ट है। अब आते हैं एक अल्टीमेट प्रो टिप पर। अगर आपने गलती से भी मरीज को बता दिया कि आप उनकी सांसें गिन रहे हैं तो वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उनके सांस लेने का पैटर्न बदल जाएगा। बिल्कुल,
इसीलिए इसे एक सीक्रेट मिशन की तरह किया जाता है। पल्स चेक करने का नाटक करते हुए उंगलियों को कलाई पर ही टिकाए रखें और चुपचाप अपनी नजरों से मरीज के सीने के उठने और गिरने को नोटिस करें। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और इस सीक्रेट मिशन में ये याद रखना है कि सीने का एक बार उठना और एक बार गिरना, ये दोनों मिलकर एक पूरी सांस काउंट होती है। वयस्कों में ये नॉर्मल रेट 12 से 20 सांसें प्रति मिनट के बीच होता है। लेकिन सिर्फ नंबर गिनना ही सब कुछ नहीं है, हमें ये भी बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है कि मरीज को सांस लेने में कोई स्ट्रगल या एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा। सांसों की गहराई और रिदम कैसी है, ये देखना भी उतना ही क्रिटिकल है। भाग 4 ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस में महारत। अब हम इस क्लिनिकल असेसमेंट के सबसे टेक्निकल और इंटरेस्टिंग हिस्से में एंटर कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर मापते वक्त एक बहुत बड़ा और छुपा हुआ खतरा होता है जिसे ऑस्किलटरी गैप कहा जाता है। ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। सही कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। खासकर हाई बीपी वाले मरीजों में जब कफ की हवा निकाली जाती है तो बीच में अचानक एक सन्नाटा छा जाता है, कोई आवाज नहीं आती। अगर आपने इस गैप को मिस कर दिया तो पहली असली आवाज सुनाई नहीं देगी और आपकी पूरी सिस्टोलिक रीडिंग गलत हो जाएगी। इसी गैप से बचने के लिए हमेशा ब्लड प्रेशर की 2 स्टेप या 2 चरणीय तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हाथ पर कफ बांधकर ब्रेकियल धमनी पर उंगलियों से दबाव महसूस करें। फिर कफ को तब तक फुलाएं जब तक कि पल्स महसूस होना एकदम बंद ना हो जाए। ये जो पॉइंट मिला, ये हमारा अनुमानित सिस्टोलिक प्रेशर है। इसके बाद कफ की हवा पूरी तरह निकाल दें और 30 से 60 सेकंड का वेट करें। अब स्टेथोस्कोप लगाएं और कफ को उस अनुमानित नंबर से 30 मिलीमीटर मरकरी ऊपर तक फुलाएं। ये तकनीक इस बात की गारंटी है कि वो ऑस्कल्टरी गैप आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा। एक बार सटीक रीडिंग मिल जाए तो उसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की इन गाइडलाइंस पर परखा जाता है। 120 से कम सिस्टोलिक और 80 से कम डायस्टोलिक, इससे एकदम नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिस्टोलिक 120 और 129 के बीच आ जाए तो वो एलिवेटेड या बढ़ी हुई श्रेणी में आता है, और अगर ये 130 पार कर जाए तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन बन जाता है। ये मैट्रिक्स किसी भी मरीज के कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को समझने के लिए हमारी अल्टीमेट गाइडबुक हैं। तो इस पूरे मास्टर क्लास के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही जैसे जल्दबाजी में गलत साइज के बीपी कफ का इस्तेमाल करना या उस ऑस्कल्टरी गैप पर ध्यान न देना, क्या ये चीजें मरीज के पूरे मेडिकल केयर प्लान को जड़ से नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती हैं। गलत डेटा का सीधा सा मतलब है गलत दवाइयां और गलत इलाज का रास्ता। इसीलिए इन बेसिक वाइटल साइंस में परफेक्शन लाना सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, बल्कि यह सही और सुरक्षित रोगी देखभाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।